हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द 2019 ईयर्स कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा हुआ है। बहुत ही, अगर इसका एग्जामिनेशन लेवल की बात करें, बहुत ही सिंपल लेवल का होता है। बहुत हार्ड क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चंस ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रीवियस ईयर ही है तो कोई मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है ये। जैसे कि निकेल यहाँ पर अगर हम देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जो Cl- है, इट एक्ट एज अ वीक फील्ड लीगेंड, ये एक वीक फील्ड लीगेंड की तरह वर्क करता है। अब इसके बाद अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये जो निकेल है इसमें टोटल होते हैं, यहाँ पर फिल करोगे 8 इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड लीगेंड है, दैट मीन्स पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। और नो पेयरिंग वाला केस होता है तो सीधे सीधे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बाकी का जो एस और पी शेल होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जो आगे की पी शेल होगी वो इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही होगी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो पूछा हुआ था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये दोनों sp और ये 3, ये s शेल हो गई और ये 4s, ये 4p और ये रही 3d शेल। तो इसमें ओवरऑल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, मतलब कि टेट्राहेड्रल शेप। और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। बाहर वाली शेल जब अंदर की डी इन्वॉल्व ना हो उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और आउटर ऑर्बिटल जहां पेयरिंग नहीं होती उनको हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी आप जानते हो। तो सीधा इतना ही पूछा था कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन विच इज sp3। हमने बाकी सारी एडिशनल पॉइंट्स ही डिस्कस करी है, जो कि हम हर एक क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सीधा IUPAC नेम पूछा हुआ है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है K4 है और आयरन साइनाइड का होल 6। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें अगर मेटल आयन पहले ही हो तो इसको हम पहले ही लिख देंगे, मतलब पोटेशियम, बाद में हम ब्रैकेट को लिखेंगे। पोटेशियम में +1 होता है तो ओवरऑल ब्रैकेट में यहाँ पे -4, क्योंकि 4 पोटेशियम है। तो अब हम बाकी का अगर नाम देखें तो ये 6 लिगेंड साइनाइड के हैं, दैट मीन्स हेक्सासाइनो लिखोगे, हेक्सासाइनो। और आयरन का लिखते हैं हम फेरिड। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की निकालोगे तो X-6 इज इक्वल टू -4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी, तो फेरेट +2 ये निकल आएगा पूरा पूरा IUPAC नेम, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। बाकी तो इनिशियल से ही आपके कट जाएंगे, इनिशियल ही पता होगा कि पहले अगर पोटेशियम आना है तो बाकी सारे ऑप्शंस पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कॉइन एज मेटल्स कौन से हैं इनमें से। कॉइन एज मेटल्स का अगर सीधा सीधा मैं बताऊं तो वो मेटल्स होते हैं जो एंशिएंट टाइम्स में कॉइन्स जिसके आप एज अ करेंसी की तरह यूज करते थे, वही कहलाते हैं कॉइन एज मेटल्स। कौन से मेटल्स होते हैं? विच वर यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम्स एज कॉइन्स, मतलब एक तरीके से उनको करेंसी की तरह उस टाइम पे यूज करते थे। ये वाले गोल्ड के होते हैं, सिल्वर के और कॉपर के, ये एक्सपेंसिव मेटल्स को ही यूज किया जाता था कॉइन्स की तरह। उस टाइम पे प्लेटिनम की उतनी कुछ खास नॉलेज थी नहीं, तो जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है दे आर द कॉइन एज मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बॉन्ड एंगल का, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है भाई, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा। सीधा सीधा CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो सारे एंगल्स 109 डिग्री के। इसके बाद अमोनिया में आ जाता है एक लोन पेयर, और ये भी स्टीरिक नंबर 4 का ही केस है, तो टेट्राहेड्रल तो रहता है इसका शेप, लेकिन सॉरी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहती है, बट लोन पेयर की वजह से रिपल्शन आता है, तो थीटा अब थोड़ा सा घट जाएगा 109 से
और इसमें आपको पता है 107 डिग्रीज इसका बॉन्ड एंगल होता है। और जो लास्ट वाला वाटर का केस होता है, इसमें तो दो दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। अब दो लोन पेयर्स के प्रेजेंट होने की वजह से इसमें लोन पेयर रिपल्शन, और ये फिर और ज्यादा इसमें रिपल्शन करते हैं, तो थीटा अमोनिया से भी ज्यादा घट जाता है और 104 डिग्री समथिंग बॉन्ड एंगल निकल कर आता है। तो बॉन्ड एंगल निकल कर आता है बहुत ही ज्यादा लेस। तो ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा CH4 का, फिर अमोनिया और फिर वाटर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो वेव फंक्शन साई है क्या रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। साई होता है एम्पलीट्यूड, ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जैसे कि ये अगर ऐसे वेव जा रही है तो ये ऐसा इसका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, फेजेस को रिप्रेजेंट करता है, ना इंटेंसिटी ना वेलोसिटी। प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसी का ही स्क्वायर होता है, इसका मॉड करो और इसका स्क्वायर, और ये एम्पलीट्यूड अगर है, एम्पलीट्यूड फंक्शन इज साई, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जो रिएक्शन है, दो डाई हैलाइड्स हैं और साथ में जिंक अगर प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन होती है सीधे सीधे साइक्लाइजेशन हो जाएगा। जहां जहां पे Br है वो दोनों एंड्स जुड़ जाएंगे और जिंक यहाँ पे ZnBr2 बना लेगा, और ये जितने भी यहाँ पे तीन तीन अगर प्रेजेंट है CH2, ये आपस में साइक्लाइज कर जाएंगे, तो हमें साइक्लोप्रोपेन मिल जाएगा। हमें साइक्लोप्रोपेन मिल जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे गे बैलेंस हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, तो यहाँ पर ये जो बैलेंस की बात करी गई है, इसका थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाऊं तो ये नॉर्थ और ये जो साउथ मैग्नेट्स के जो दो पोल्स होते हैं, अगर इन दोनों पोल्स के बीच में हम कोई भी एक मेटल कोई मास को रख दें, तो ये मास की क्या वाइब्रेशंस में चेंज होता है नॉर्थ साउथ पोल के बीच में, वो बताता है ये बैलेंस, जिसको हम कहते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें जिस प्रोसेस में ना ही सिस्टम में हीट एंटर करे ना ही उसको एग्जिट करे, हीट का कोई चेंज ही ना हो, हीट का कोई चेंज ना हो, वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाती है। हीट का कोई चेंज ना हो, बाकी ऑप्शंस में आइसोथर्मल जहां पे टेम्परेचर का चेंज ना हो, आइसोबारिक में जहां पे प्रेशर में चेंज ना हो, और रिवर्सिबल में जहां पर ऐसे इक्विलिब्रियम का एरो बना देते हो जिसमें डेल्टा G इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स। इसके अलावा एक जब सिचुएशन होती है जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज ना हो, उसको कहा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो डेल्टा V उस सिचुएशन में 0 मिलता है, डेल्टा V उसमें 0 होता है। आगे देखिए, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस बताना है, टिन, इंडियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम दोनों ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। इनको जब हम सीक्वेंस से अगर लिखें तो ग्रुप नंबर 2 देखो, ग्रुप नंबर 2 में अगर हम लाइन से पीरियड लिख लें 1 2 3 4 5, चलो 6 तक ही हमारा काम बन जाएगा। तो सेकंड में आता है बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, फिर आ जाता है फोर्थ में कैल्शियम, उसके नीचे स्ट्रोंशियम, और ये दोनों ही +2 में है। तो होगा क्या, डाउन इन अ ग्रुप आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घटता है। बाहर वाली शेल एक्सपेंड करती है तो साइज इंक्रीज कर जाता है। तो इन दोनों में से साइज स्ट्रोंशियम का ज्यादा होगा, ठीक बात है। बाकी टिन और इंडियम में ये आ जाते हैं ग्रुप नंबर 13 और 14 के। तो ग्रुप नंबर 13 पे आते हैं और फिर हम 14 की बात करेंगे। बीच का गैप ट्रांजिशन सीरीज का हटा दो, बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, स्ट्रोंशियम के बाद इंडियम।
इंडियम के जस्ट बाद ही टिन आ जाता है और उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है और इसमें +4। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में, इसके केस में अगर हम एक पॉइंट डिस्कस करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जो साइज होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन दोनों में ही अगर देखो, इंडियम में और टिन में, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में ज्यादा होगी उसका साइज छोटा होगा, तो यहाँ टिन का साइज छोटा होगा। अब यहाँ हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में, तो इन दोनों में से कंपैरिजन कराने पर टिन का साइज छोटा आ जाएगा, ठीक बात है। अब इन दोनों का हमने कंपैरिजन कर लिया, अब टिन और यहाँ स्ट्रोंशियम और अगर इंडियम का कंपैरिजन करवाएं, तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और साइज डिक्रीज करता है। तो फिर इसका स्ट्रोंशियम का तो सबसे ज्यादा ही होगा और उसके बाद कैल्शियम का ही होगा, और इनका साइज इन दोनों से ही छोटा आएगा क्योंकि बीच में डी सीरीज भी आ जाएगी जिसकी वजह से डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी लगेगा, तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से साइज घट जाएगा। तो इंडियम आएगा फिर +3 में और टिन का +4 लीस्ट। ये ऑप्शंस आपके बन जाएंगे। बाकी अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक वालों से ही आप एलिमिनेट करते, टिन का साइज छोटा होता, तो इन दोनों से ही एलिमिनेट करते, ए कट जाता और बी भी कट जाता। थर्ड में अगर यहाँ पर ये सही भी दिए हुए हैं, लेकिन कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में तो आपको पता है ना, डाउन इन अ ग्रुप साइज बढ़ता है, तो स्ट्रोंशियम बड़ा होगा, तो इन दोनों से हम थर्ड भी काट सकते थे। सो ओनली लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखो अगला क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम और फ्री एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन ही पूछा हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन पूछा हुआ है। इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस का 2.303, और ये इक्वेशन बनती है आर टी लॉग, और के यहाँ पर नॉर्मल के या फिर आर टी लॉग क्यू लिखते हो, आर टी लॉग क्यू लिखते हो। अब यहाँ इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो डेल्टा जी है ये बराबर 0 हो जाता है, ये होती है सिचुएशन एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का केस बनता है। तो इस हिसाब से जो डेल्टा जी नॉट है वो बराबर माइनस का 2.303 आर टी, और इक्विलिब्रियम में जो क्यू है दैट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी जो कि हमें बतानी थी। तो ऑप्शंस में देखो, ln के टर्म्स में अगर बात करी गई होती तो यही इक्वेशन में बस 2.303 नहीं होता, ये ln के टर्म्स में आती, तो 2.303 ln के साथ तो नहीं आएगा। ये रही इक्वेशन जो कि करेक्ट है, यहाँ माइनस साइन मिसिंग है। नेक्स्ट है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में जो डेल्टा वैल्यू है उसको पी यानी कि पेयरिंग एनर्जी से कैसे रिलेट करोगे। पी है यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, और जो डेल्टा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये सीधे सीधे दो केसेस होते हैं, अगर यहाँ हाई स्पिन का है उसकी भी बात कर लेंगे, और अगर लो स्पिन होता तो भी हम यहाँ उसका केस डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हाई स्पिन वाला केस, पहला वाला जो केस था, ये मतलब क्या है, हाई स्पिन का कि जो लीगेंड होगा वो वीक होगा, वीक लीगेंड होगा, और पेयरिंग हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स में वीक लीगेंड नहीं करवा पाएगा, नो पेयरिंग। तो नो पेयरिंग में डेल्टा और पी में क्या होता है कि जो अगर पेयरिंग नहीं करवा पा रहा है दैट मीन्स पेयरिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि डेल्टा वैल्यू उसको कंपेंसेट नहीं करवा पा रही, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है इसलिए वो कंपेंसेट नहीं करवा पा रहे हो, तो पेयरिंग नहीं हो पा रही, ये हो जाएगा नो पेयरिंग का, दैट मीन्स हाई स्पिन का केस। उसके बाद लो स्पिन होता है जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड प्रेजेंट होता है, और अगर लो स्पिन है दैट मीन्स पेयरिंग हो जाती है इस केस में।
इस केस में पेयरिंग अकर्स और पेयरिंग अकर्स, तो डेल्टा और पी में अब पेयरिंग एनर्जी कंपेंसेट हो चुकी है, मतलब डेल्टा ज्यादा है पेयरिंग से तो पेयरिंग हो गई। ये दो केस बनते हैं। हाई स्पिन का पूछा था तो डेल्टा वैल्यू लेस है, पेयरिंग की ज्यादा है। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको एक रिएक्शन करवानी है, इसमें आपको एक रिएक्शन करवानी है और CH3I और सोडियम, ये सीधा सीधा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है और दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं। याद करो सोडियम के साथ होती थी वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, और इसके साथ साथ हमें ड्राई ईथर भी चाहिए होता था। नहीं दिया है कोई बात नहीं, उसी को ही एज्यूम करोगे जिससे ये एल्केन का जनरेशन होता था। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन कर जाएंगे और ईथेन फॉर्म हो जाएगा, ईथेन फॉर्म हो जाएगा और साथ में NaI, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaI एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शंस में ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ब्रैग्स इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगी? देखिए जो ब्रैग्स इक्वेशन इन जनरल होती है पता ही होगा आपको, इट इज इक्वल टू n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, जहां पे n होता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, लैम्डा होता है वेवलेंथ, और जो d है ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है, ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है, और थीटा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारे टर्म्स का मतलब पता होना जरूरी है, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो ऑर्डर हमें गिवन है ये फर्स्ट ऑर्डर गिवन है भाई, ये आपको बात गिवन है फर्स्ट ऑर्डर, तो ये इक्वेशन अब हो जाएगी लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा के हो जाएगी इक्वेशन। सो बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रिगार्डिंग विच इक्वेशन इज करेक्ट? तो एक्सोथर्मिक में ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, डेल्टा H नेगेटिव होता है और इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। और इसी में ही अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती ना, तो डेल्टा H पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को, जिसका मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन करवाने के लिए। तो ये एक्सो है, ये एंडो है, डेल्टा H जीरो नहीं, और ये डेल्टा E तो इंटरनल एनर्जी होती है, E तो इंटरनल एनर्जी होती है भाई, ये E जिसका कोई लेना देना नहीं होता कि एक्सो होगी रिएक्शन या एंडो होगी, ये E होती है इंटरनल एनर्जी, E इज द इंटरनल एनर्जी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का बताना है कि हाईएस्ट किसका होगा, और यहाँ डिफिकल्ट बनाने के लिए जस्ट उसके नाम दे दिए हैं। तो हम इन सभी का स्ट्रक्चर देख लेंगे और याद रखिएगा, सभी का काम आएगा। कैची कॉल होता है 1,2 ऑर्थो आइसोमर डाइफिनॉल का, ये बनता है ऑर्थो आइसोमर, ये है कैची कॉल। और ये जो बी में दिया हुआ है रिसोर्सिनॉल, ये इसी का ही मेटा आइसोमर होता है, ये इसी का ही मेटा वाला आइसोमर होता है। और सी ऑप्शन में दिया है क्यूनोन, और क्यूनोन में वैसा सा ही होता है लेकिन अब यहाँ कीटोन होता है, कीटोन होता है। और डी ऑप्शन ये है हाइड्रोक्यूनोन, हाइड्रोक्यूनोन ये फर्स्ट और सेकंड वाले का पैरा आइसोमर होता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लैटिस पे डिपेंड करता है, और ये है इसका मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल आइसोमर, और मोस्ट स्टेबल आइसोमर है दैट मीन्स ये इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। सबसे ज्यादा तो डी का ही रहेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग दोनों OH की हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही होगी। यहाँ पर भले ही इंट्रामोलिकुलर है बट स्टिल यहाँ का लैटिस बहुत ही बेहतर बनता है, इसका लैटिस
फ्रैक्शन, मतलब लेटिस की एक तरीके से कह लो पैकिंग एकदम कॉम्पैक्ट होती है, तो इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट ही देखने के लिए मिलेगा। देन इसके बाद क्यूनोन का होता है। ऑप्शन में हाईएस्ट था तो हाइड्रोक्यूनोन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक हमें ब्यूटीन दी हुई है, 2 ब्यूटीन की अगर हम ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएं तो बना दिए हैं 20 से तोड़ करके एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस में हमें पूछ लिया कि इंटरमीडिएट क्या बना होगा। इंटरमीडिएट क्या बनता है, ओजोन तो रिएक्टेंट ही है भाई, ना फ्री रेडिकल ना ओसाजोन, ओजोनाइड बनता है। कैसे बनेगा देखो, ये हमें दी है ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन दी है, CH3 CH CH और ये CH3। जब O3 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, दो नहीं। तो देखो CH3 CH और यहाँ बीच का बॉन्ड टूटेगा, और ये CH और ये CH3, इसके बीच में O3 आकर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करती है, इसको ही ओजोनाइड कहा जाता है। और यही इंटरमीडिएट की बात करी जा रही है, इसको ही हम रीअरेंज करते हैं। यही वाला जो कुछ है इस तरीके से रीअरेंज होता है, तो फिर इसको अल्टीमेटली आपको जो कार्बन है इस CH, इससे दोनों एंड से एक डबल बॉन्ड O दोनों जगह इंसर्ट हो जाता है, दोनों जगह डबल बॉन्ड इंसर्ट हो जाता है, इसलिए दोनों सेम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सिमेट्रिक एल्कीन थी, विच इज एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है 2 मॉलिक्यूल्स का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पर बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स देखो, बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और इन दोनों से भी आंसर ना आएगा तो ये अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहले तो दिया हुआ है नियोपेंटेन, उसके बाद दिया हुआ है आइसोपेंटेन, मतलब ये आइसोमर्स ही हैं, ये आइसोमर्स ही हैं, और लास्ट में दिया है पेंटेन। ये तीनों ही आइसोमर्स हैं जिसमें ये सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो आंसर तो ना मॉलिक्यूलर मास से आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी बराबर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में नहीं लग रही। और नियोपेंटेन पूरा का पूरा कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम होता है, लाइक दिस, ये है नियोपेंटेन। और आइसो वाले में ये 4 कार्बन और एक से सब्स्टिट्यूशन होता है, ये बन जाता है स्ट्रक्चर आइसोपेंटेन का। और ये तो नॉर्मल पेंटेन, सारे के सारे कार्बन्स एक लीनियर चेन में प्रेजेंट होते हैं, सभी एक लीनियर चेन में प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों ही फैक्टर से आंसर नहीं आता। थर्ड फैक्टर जो लिखेंगे हम, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ब्रांचिंग लाइएस्ट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका लीस्ट होगा, BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट ब्रांचिंग का लीस्ट, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसका हाईएस्ट। और यही ऑर्डर हमारा राइट दिया हुआ है इन द ऑप्शन नंबर बी, बाकी सारे इनकरेक्ट। अगला क्या है, जो मिल्क शुगर है ये क्या होती है। मिल्क शुगर क्या कंपाउंड क्या होता है, मतलब कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है मिल्क शुगर विच इज लैक्टोज, ये मिल्क शुगर होती है लैक्टोज। और ये 2 चीजों से मिलके बनी होती है, अल्फा डी ग्लूकोज से बनी होती है, और दूसरा बना होती है ये अल्फा डी गैलेक्टोज से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के हमें लैक्टोज मिलता है विच इज अ मिल्क शुगर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सुक्रोज जो होती है ये मिल्क शुगर नहीं होती, और दूसरा इसके कंपोनेंट्स होते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग बेस क्या होता है। देखो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस दोनों देख लो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग अगर एसिड है तो वो होता है H+ डोनर, और जो बेस होता है दैट इज H+ एक्सेप्टर, H+ एक्सेप्टर। एग्जाम्पल
जैसे अगर एग्जाम्पल हमें यहाँ बेस के लिए है तो मान लो NH3 है, ये प्रोटॉन गेन करेगा क्या? यस, तो ये NH4 पॉजिटिव बना लेगा, तो यस ये हो जाएगा ब्रोंस्टेड एसिड। ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम कर रहा होगा, और जो H पॉजिटिव डोनर होगा, H पॉजिटिव डोनर यानी कि HF है मान लो, H प्लस दे और F माइनस, तो ये हो जाएगा एसिड। किसके अकॉर्डिंग? ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन विच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन, डोनेट अ प्रोटॉन ये हर केस में एसिड होगा। विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये सही है। विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये बेस तो होगा, लेकिन ये बेस कहलाएगा लुईस के अकॉर्डिंग, ये कहलाएगा लुईस बेस, ना कि ब्रोंस्टेड वाला। और विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है लुईस एसिड, ये लुईस एसिड होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन इसमें फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स, पहली चीज तो ये एलिमिनेट कर दो, ये वाला एलिमिनेट कर दो। क्यों? ये ऑप्शन क्यों एलिमिनेट किया? ये ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट हुआ क्योंकि ये तो ये 5D सीरीज का है, यानी कि सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया, और हमें किस में पूछा था? फोर्थ पीरियड में पूछा हुआ था, तो इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया। ये 3 है फोर्थ पीरियड के, यानी कि 3D सीरीज, 3D सीरीज। तो अब यहाँ पे लाइन से अगर लिखते हो तो क्रोमियम आ गया, फिर मैग्नीज आ गया, और फिर आयरन। हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की पॉसिबल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें +7 तक जा सकता है ये, और क्रोमियम की मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम Cr +6 तक ही जा सकता है। आयरन जो है ये मैक्सिमम +3 तक ज्यादातर देखा गया है, या +4 भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हाईएस्ट है मैग्नीज वाला केस, हाईएस्ट होगा मैग्नीज वाला केस, विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पर जो डिपेंड ना करे। तो एनर्जी, एनर्जी होती है ये एक्सटेंसिव, मतलब कि जो मास पर डिपेंड करती हैं। एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव होती है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव होता है। टेम्परेचर होता है इंटेंसिव, टेम्परेचर हो गया और डेंसिटी हो गई, इस तरीके के। डेंसिटी क्यों? क्योंकि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये अगर ऊपर न्यूमरेटर भी एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो जब दो एक्सटेंसिव का रेशियो लेते हो दैट इज इंटेंसिव, वो इंटेंसिव बनता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ B5H9 के कैसे निकालोगे? OMC का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले निकालो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, 5 में से मल्टीप्लाई करो 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के लिए, प्लस 9 इंटू में 1 फॉर हाइड्रोजन, तो ये 15 प्लस का 9, दिस इज इक्वल टू 24, 24 वैल्यू आ गई। अब इसमें से जब हम स्केलेटल इलेक्ट्रॉन निकालें, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स अकेले निकालोगे तो जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, और बोरॉन की यूनिट है तो उसमें से 2n माइनस कर दो, 2n, n की वैल्यू होगी कितने नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स हैं, विच आर 5, 5 बोरॉन एटम्स हैं। अब माइनस करोगे तो 24 माइनस का 10 विच इज इक्वल टू 14। स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो हमें इसी के पेयर्स निकालने हैं। स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है, तो 14 डिवाइडेड बाय 2, हमें वैल्यू मिल जाएगी 7, 7 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में प्रेजेंट होगा? दैट मीन्स OH यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। मैथियोनिन जो होता है दिस इज सल्फर कंटेनिंग,
इसमें सल्फर कंटेनिंग होता है, ये OH वाला तो नहीं है, सीरीन होता है OH वाला, सीरीन में OH वाला यहाँ अमीनो एसिड है, सो यस इट इज द राइट आंसर। सिस्टीन भी सल्फर कंटेनिंग ही होता है। और जो लास्ट में है, जो सिस्टाइन है, इसमें क्या होता है कि दो सिस्टीन के यूनिट्स जॉइंड होते हैं और ये एस एस लिंकेज प्रेजेंट होती है दो सिस्टीन के यूनिट्स की, तो उसको सिस्टाइन कह देते हो। तो ओवरऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इसमें नहीं होगा, ऑप्शन इज बी ऑप्शन। बाकी के तीनों सल्फर वाले केसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि ये रिएक्शन बोला है कि जब सब्लिमेशन हो रहा होता है तो वो प्रोसेस कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, सॉलिड से लिक्विड वाली, लिक्विड से वेपर, या गैस से वेपर, या सॉलिड से डायरेक्टली वेपर। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से जब आप डायरेक्टली वेपर फॉर्म में जाते हो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, कोई हमें गैसियस बीच में लिक्विड फॉर्म में मत पहुंचो, डायरेक्टली जब आप वेपर फॉर्म में पहुंच जाते हो। इसका एग्जाम्पल जैसे कि अगर कपूर आपने जलाया होगा तो एग्जाम्पल के फॉर्म में वो कपूर से आप समझ सकते हो कि जब आप उसको जलाते हो सीधा वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैसियस में जाएगा, लिक्विड फॉर्म नहीं मिलती। सॉलिड से लिक्विड तो ये तो मेल्टिंग वाली प्रोसेस हो गई, और लिक्विड से वेपर ये बॉइलिंग होता है, और गैस से, और ये गैस से वेपर ये तो एक ही चीज है भाई, गैस और वेपर तो एक ही चीज है, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। सॉलिड से वेपर जाना ही हमें सब्लिमेशन का इंडिकेशन देता है। ये तो भाई कुछ और ही, गैस से गैस ही जाएगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, गैस और वेपर एक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्रोमियम +2 का क्या होगा। सीधा सीधा इसमें आप क्रोमियम, आपको कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 इतना तो पता चल ही जाएगा आपको, बिना ड्रॉ करे ही पता होगा कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो 3d के केस में स्पिन ओनली फॉर्मूला से आ जाता है, विच इज √NN+2 बोर मैग्नेटोन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के लगभग उसी के डेसिमल के लास्ट पॉइंट पे आपको आंसर मिलता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस केस में है 4, तो लगभग 4.8 या 4.9 के समथिंग आपको आंसर मिलेगा मैग्नेटिक मूवमेंट का। ये तब केस होता जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होते, यही होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 वाला केस, यही हो जाएगा। ये 5.92 या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, यानी कि मैग्नीशियम +2 का, मैग्नीज +2 वाला केस है ये। और लास्टली 3.87 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 वाला केस बनता है। तो कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, चाहो तो कर लेना भाई। 4 प्लस का 2 जब सॉल्व करोगे तो लगभग 4.9 बोर मैग्नेटोन ही वैल्यू मिल जाएगी। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोनिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। सपोनिफिकेशन की प्रोसेस में होता क्या है, ये कोई हम जैसे जैसे एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं उनका एल्कलाइन मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा करके उनको सोप्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको सोप्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ अमाइड नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर नहीं होता, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इस प्रोसेस में देखने के लिए मिलता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, और ये हाई चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का करेक्ट क्या होगा। ये मोलिब्डेनम जो होता है ये आता है कौन से ग्रुप में, ये 5th पीरियड का होता है, यानी कि 4D सीरीज, 4D सीरीज में आता है। और 4D सीरीज में अगर सीक्वेंस में आप देखें तो सबसे पहले इट्रियम, फिर जिरकोनियम, फिर नियोबियम, फिर आ जाता है मोलिब्डेनम, इन सभी के लाइन से। तो ये 1 2 3 4 4th नंबर पे है। तो इसमें सबसे पहली चीज की 5D वाली शेल, सॉरी 4D है, 4D वाली शेल है, 4 है, और 4s के बाद इसमें 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका हम कन्वर्टेड यूज करते हैं विच इज 4D का 5 और 5s में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमें हाफ फिल्ड मिल जाता है, इसलिए हम इसको ही कंसीडर करते हैं, हाफ फिल्ड को ही कंसीडर करते हैं, फुली फिल्ड को कंसीडर ही नहीं करते।
तो ये 4d में 5 और 5s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्रिप्टॉन इसकी आगे की नोबल गैस है। फर्स्ट ही करेक्ट होगा। ये जो केस बनता है ये इसी के जस्ट ऊपर वाले का बन जाएगा, विच इज क्रोमियम, जो कि क्रोमियम वाला केस बनेगा। तो क्रोमियम के लिए है ये, क्योंकि उसके हमने ये बात 3D सीरीज की करी है। 4D में कन्वर्टेड यूज करते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, और ये अगेन हो जाएगा क्रोमियम के लिए ही, क्रोमियम के लिए ही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यूजुअली आपको ये पता है दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, और जो डेल्टा एस है ये बराबर होता है यहाँ पर माइनस का चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इस इक्वेशन से ये रिड्यूस हो जाएगी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच, माइनस से माइनस कैंसिल, टेम्परेचर चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मिल जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। सीधा सीधा फॉर्मूला ही था गिब्स फ्री इक्वेशन, सॉरी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का। ऑप्शन देखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, पहली चीज तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज के रिस्पेक्ट में आंसर नहीं होगा, डेल्टा जी होगा लेकिन बाहर माइनस नहीं होगा। डेल्टा जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्रेशर पॉजिटिव भी है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे डेल्टा जी के सामने डेल्टा जी ही लिख दिया है, तो ये तो इक्वेशन ही बिल्कुल गलत फॉर्म में प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2, C3, C4, C5 कौन से एपीमर्स होते हैं। एपीमर्स का मतलब होता है किस कार्बन पे उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो CHO, CH2OH। ग्लूकोज का अगर हम पहले स्ट्रक्चर देखें, ग्लूकोज में OH फिर H देन OH और फिर OH, यहाँ H OH H और H, ये ग्लूकोज का बना लिया। मैनोज का बना लेते हैं, मैनोज का केस उसी का ही आइसोमर है ये, तो जस्ट OH और H का यहाँ पोजीशन ही डिसाइड करती है। मैनोज में पहले दोनों H लिखो फिर OH लिखो, ये बन जाएगा मैनोज का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कौन से कार्बन पे इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। नीचे के 3 अगर देखो ये तो सेम है, ये तो सेम है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है, ये फर्स्ट सेम है, ये सेकंड कार्बन पे डिफरेंस है। यहाँ राइट पे OH है, इधर लेफ्ट पे OH है, तो ये दोनों 1 और 2 नंबर पे डिफरेंस आ रहा है। जिस कार्बन पे डिफरेंस होता है C2 पे डिफरेंस है, तो यही एपीमर्स हो जाएंगे। C2 पे डिफरेंस है, सो दीज आर C2 एपीमर्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रिएक्शन है टू प्रिपेयर BNX, यहाँ पे X मिसिंग है, X लिख लो, X लिख लो। ये BNX को बनाने के लिए B2, यहाँ पे भी B2S6 डाइबोरेन से बनाने के लिए कौन सा मेथड करेक्ट होगा, तो B2H6 से जब हमें बनाना है तो हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें अगर एक्सेस में, और फिर उसको हीट भी कर देंगे तो BNX का फॉर्मेशन हमें मिल जाता है, ये फॉर्मेशन मिल जाता है। HNO2 से तो कोई रोल नहीं है, अमोनिया ही लगता है लेकिन एक्सेस में लगता है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रिएक्शन इसमें B2S6 इज डाइबोरेन एंड दिस रिएक्शन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ BNX की मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाली रिएक्शन ही ये होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी, सिंपली यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी पूछी हुई है, तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट, और इसको डिवाइड किया जाता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है इन लीटर्स, वॉल्यूम को लीटर्स में लिया जाता है। और जो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स निकाले, तो जब हम ग्राम इक्विवेलेंट को रखते हैं
तो हम रखते हैं गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को हम रखते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और नीचे इससे डिवाइड किया जाता है वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये जो फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू में वॉल्यूम इन लीटर्स, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है इतना पोर्शन तो पूरा मोलैरिटी बन जाता है, ये बन जाता है मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर, ये फॉर्मूला आ जाता है नॉर्मेलिटी का। और बाकी सिर्फ हमें यूनिट्स पूछी हुई थी, तो ये सीधे नॉर्मेलिटी की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, यूनिट्स बराबर ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम तो लीटर है तो लीटर ले लो और इसका इन्वर्स ले लो, लीटर ले लो और इसका इन्वर्स ले लो, तो मोल पर लीटर जो यूनिट्स है मोल पर ml, तो ये मोल पर ml तो नहीं होंगी, मोल पर ml होती है मोलैरिटी के लिए, इसको फिर भी आप मोलैरिटी के लिए कह सकते थे, ये आ जाएगी नॉर्मेलिटी के लिए, ये आ जाएगी नॉर्मेलिटी के लिए यूनिट्स। और मोल पर केजी यूनिट आ जाती है मोलैलिटी की, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। और मोल पर लीटर वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो ये ही यूनिट होती है मोलैरिटी के लिए, ये होती है मोलैरिटी के लिए एक्चुअल में मोल पर लीटर, लेकिन अगर लीटर्स को हम ml में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो मोलैरिटी के लिए भी इक्विवली वैलिड होगी, स्टैंडर्ड यूनिट ये रहेगी। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी के लिए बात करी थी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ये सारे फॉर्मूले भी आप ध्यान रख लेना कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर। क्वेश्चन इससे डायरेक्टली बन सकता है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपलेस्ट अमीनो एसिड पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के लिए होता क्या है, ये बीच में CH, एक साइड चेन होती है COOH की, दूसरे साइड NH2 ग्रुप रहता है। तो ये जो R ग्रुप है ये अलग अलग जब बनता है वही डिसाइड करेगा कि क्या अमीनो एसिड रहेगा। तो इसमें से अगर हम हर एक यूनिट की बात करते जाएं तो ग्लाइसिन होता है सिंपलेस्ट, बिकॉज जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में यही R जो होता है वो हाइड्रोजन के बराबर होता है, तो यही सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की तरह लाई करेगा। और जो एलेनिन रहेगा इसमें RCH3 रहता है, ये ग्लाइसिन के बाद सेकंड नंबर पे आता है एलेनिन। और ये वैलिन और ल्यूसिन, वैलिन में यही R ग्रुप हो जाता है CH, और इससे 2 CH3 ग्रुप्स निकले होते हैं, और ल्यूसीन में CH2CH और इसमें 2 CH3 ग्रुप, ये आ जाता है R ग्रुप फॉर ल्यूसीन। इस तरीके से ये सभी यूनिट्स हो जाएंगी। सिंपलेस्ट पूछा था दैट इज ग्लाइसिन। अगला देखिए, नेक्स्ट पूछा है कोऑर्डिनेशन से कौन सा कंपाउंड कलरलेस होगा। तो सबसे पहला क्रोमियम, अच्छा ये क्रोमियम का है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-, ये है डाइक्रोमेट आयन, दिस इज डाइक्रोमेट आयन, ये डाइक्रोमेट आयन है। और इसमें क्रोमियम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, आप चाहो तो निकाल कर देख लेना। इसका इसमें इंटेंस ऑरेंज कलर देखने के लिए मिलता है। अब आप कहोगे इसमें तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको कुछ केसेस पता है जो कि इसमें होता है लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से इसमें इंटेंस कलर आता है, 0 होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन तो मेटल इस खाली डब्बे में डोनेट करता है और इंटेंस कलर शो करेगा। तो अब ए हो गया, अगला देखो बी है, ये है MnO4- परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन। और परमैंगनेट आयन यहाँ पर भी जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि 3D में 0 इलेक्ट्रॉन। और इसका अच्छा खासा इंटेंस वायलेट या पर्पल कलर आता है, क्यों, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। इसमें भी वही सेम रीजन हो गया। नेक्स्ट निकेल यहाँ पर है सी ऑप्शन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वाटर इसमें एक वीक फील्ड लीगेंड का ही काम करेगा। तो ये है 3D 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप इसमें फिलिंग करोगे, ये T2G भर दिया और ये EG भर दिया,
तो ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, ये 5 हो गए, 6, 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हल्का हल्का आपको ग्रीन कलर, ये एक्सपेरिमेंटली डेटा से मैं बता रही हूँ, ग्रीन कलर आता है। कलर आपको पता जरूरी नहीं है कि पता होना चाहिए, बस मैंने बता दिया आपको ग्रीन कलर होता है और इसका रीजन होता है यहाँ पे डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन, जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वहां डी ट्रांजिशन होती है। अब यहाँ लास्ट में देखो कॉपर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि PPH3 एक न्यूट्रल लीगेंड होता है। कॉपर प्लस है यानी कि 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 3D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, और इस केस में कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगी, नो डी ट्रांजिशन, और इसी वजह से ये कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस आएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। डायामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ना हो, मतलब जिसमें n की वैल्यू 0 हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट वाला केस देखिए, ए में, ये तो हमने केस अभी ही डिस्कस किया था, उसी पेपर में देखो सेम कॉम्प्लेक्स दोबारा दिया है, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन, हमने अभी ही इसको ड्रॉ करके देखा था कि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमें देखने को मिले थे। पैरामैग्नेटिक था ये तो पैरामैग्नेटिक था, किसी में भी एक या एक से ज्यादा होंगे वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। अब यहाँ पर है OH का होल 4 NH3, और यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पे OH का होल ट्वाइस, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल था, तो बी ऑप्शन में निकेल जो है यहाँ पर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से अगेन ये 3D8 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाटर और अमोनिया दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पे काम कर रहे होंगे, और 3D8 है, अगेन यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रेजेंट होंगे, और ये पैरामैग्नेटिक रहा होगा। नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शन में, अब यहाँ प्लेटिनम है इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं, और वैसे भी चाहे ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, जब आप 3D के बाद 4D या 5D सीरीज में मूव करते हैं तो ऑल लीगेंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। तो जब हम 4D या 5D सीरीज की बात करते हैं, ऑल लीगेंड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, सब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जब इसमें आप फिलिंग करोगे तो ये 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ही केस बनेगा और डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक मिल जाएगा। लास्टली अगर हम निकेल में देखें तो ये डी ऑप्शन, इसमें भी निकेल अगेन +2 में है, और ये 3D सीरीज का है, तो इस केस में जो Cl- होगा यहाँ पे वीक फील्ड लीगेंड होगा, लेकिन इस केस में Cl- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह काम कर दिया था, इसीलिए लो स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो गया था। निकेल +2 3D8 अगेन पहले वाले केसेस की तरह ही, अगेन दिस विल बी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, तो करेक्ट आंसर प्लेटिनम वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पैरामैग्नेटिक पूछा है, और ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और इन सभी का अगर एमओ डायग्राम हम डिस्कस करें तो B2 और C2 और N2 ये तीनों जो होते हैं ये sp मिक्सिंग के केसेस होते हैं, और इसके अलावा जो O2 और F2 ये दोनों नो sp मिक्सिंग वाले केस होते हैं, ये नो sp मिक्सिंग वाले केस होते हैं। तो इन सभी में अगर हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन इसमें ड्रॉ करें, नेक्स्ट पेज पे इसको हम देख लेते हैं। इन सभी का डायग्राम वैसे आपको पता ही होगा, एक बार फिर भी हम देख लेंगे सभी के लिए। तो पहले हमें यहाँ पे बात करी हुई है जैसे C2 की और N2, C2 और N2 का दोनों का एग्जैक्टली सेम ऑर्बिटल्स की पोजीशन आएगी, और O2 और F2 के लिए सेम रहेगा। तो अब इसमें जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये अगर मान लो ये ऑर्बिटल्स की पोजीशन है,
एक जगह C2 का ले लेते हैं, और इसमें क्या होता, नो sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग वाले केस में सिग्मा हायर एनर्जी का और पाई लोअर, और बाकी पाई स्टार और सिग्मा स्टार में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, बाकी दोनों में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम आपके आ जाएंगे सभी के लिए, सेम ऐसे ही डायग्राम्स को ड्रॉ कर देना है। ये आ जाएगा पाई वाला, ये पाई 2px 2py और सिग्मा 2pz, और ये करस्पॉन्डिंगली पाई स्टार 2px और 2py एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। तो इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं, इसी तरीके का ही डायग्राम बनेगा सभी के लिए, इसी तरीके का ही डायग्राम बन रहा होगा। तो इसी को ही, ये C2 के लिए हो गया, एंड एक मिनट इसको दोबारा से देख लो, इसको दोबारा से देख लो, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं जिससे ऐसे ही हम 4 डायग्राम्स एक साथ देख पाए। ये इसी में ही हम C2 का देख लेंगे, और ये आ गया इसी तरीके से N2 के लिए, और फिर ये आ जाएगा O2 के लिए, और एक आ जाएगा F2 के लिए भी। ये आ गए सारे डायग्राम्स। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर करेंगे तो C2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दोगे तो 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये डायामैग्नेटिक रहा होगा। और अगले केस में यहाँ हम 9 नाइट्रोजन की बात करें, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, डायामैग्नेटिक है ये। उसके बाद अब ये जो केस है, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये O2 और F2 के लिए सिग्मा और पाई की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, सिग्मा और पाई की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम O2 के लिए ले लें, एंड दिस इज फॉर F2, पाई हायर एनर्जी में आ जाएगा और सिग्मा अब लोअर एनर्जी में, सिग्मा है ये पाई है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हायर एनर्जी में पाई, लोअर एनर्जी में सिग्मा प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से ही मेन मतलब है। तो O2 में कितने भरने हैं, तो एक साइड इस O2 में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे साइड पे भी होंगे 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो, 6 नीचे हो गए, और 2 एंटी बॉन्डिंग में यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, और यही हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और यही बताना था कि कहाँ होगा पैरा। अगले केस में F2 वाला केस जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने, तो 3 तो बॉन्डिंग में हो गए और ये रहे 4 एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो ये भी डायामैग्नेटिक ही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था कि पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हो जाएगी O2 वाली, O2 हो जाएगा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। अगले क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट ये रहा, इसमें पूछा है कि कैल्शियम कार्बाइड जो है उसको हाइड्रोलाइज करने पर क्या फॉर्म होगा। ये मेन ग्रुप की रिएक्शन है CaC2, यही है कैल्शियम कार्बाइड, यही है कैल्शियम कार्बाइड, और इसकी हाइड्रोलिसिस करवाने पर, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाने पे कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है और C2H2 एसिटिलीन बन जाता है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल का जनरेशन हो जाएगा। ये सीधी सीधी रिएक्शन है, एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीशीज, ऐसा हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या कहता है, ये निकेल और इथिलीन डाइअमीन का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया है, और निकेल है यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिकॉल ये En क्या है, ये है इथिलीन, ये है इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन, और ये एक न्यूट्रल लीगेंड होता है, ये एक न्यूट्रल लीगेंड होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, 2 इथिलीन के बगल में दोनों साइड से NH2 ज्वाइन होते हैं, और ये दोनों नाइट्रोजन के थ्रू, ये दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर्स के थ्रू मेटल को डोनेट करता है। इसी वजह से इसको कहते हो आप दैट इट इज अ बाइडेंटेट लीगेंड, बाइडेंटेट लीगेंड होता है।
इसीलिए 3 मिलकर के ही इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना देते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी, इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं था, ये सब हमने एडिशनल पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो अगर ये निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मान लो x है, इथिलीन डायमीन अगर न्यूट्रल है तो 0, बाहर डिब्बे के चार्ज दिया है +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकल कर आ जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ जाएगी। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, विच मेटल कंटेन्स लिमोनाइट। लिमोनाइट क्या है? ये एक ओर होता है आयरन का। लिमोनाइट मिनरल एक होता है आयरन का ओर, और प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एज हाइड्रेटेड ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, या तो उसका हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो, या फिर अगर उसी को कह सकते हो ना हाइड्रोक्साइड। अगर मतलब उसकी एक्वस फॉर्म में है, यानी कि पानी के साथ होगा ऑक्साइड, और पानी के साथ अगर ऑक्साइड है तो वो हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। सिर्फ इतना पता करना था कि लिमोनाइट किसका मिनरल है, आयरन ओर बनता है, सीधा आयरन आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बामर सीरीज जो है कौन से रीजन में लाई करती है? तो बामर पैशन, इसमें जितनी सीरीज होती है ना 5, लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, पांचों सीरीज हम देख लेंगे कि ये कौन से रीजन में लाई कर रही होती है। सबसे पहले आती है लाइमन। वैसे जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, लेकिन हम सभी के बारे में देख लें। लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट और पी फंड, ये सीरीज होती है, यही टोटल 5 होती है। इनमें होता क्या है, जो फाइनली आकर के जो फाइनल स्टेज होती है लाइमन की क्या होती है, इसमें फाइनल स्टेज होती है 1, और इसके बाद इसमें 2 होती है, इसमें 3 होती है, इसमें 4 और इसमें 5। कोई भी हायर सीरीज से आएगा, फाइनल स्टेज जो उसकी होगी वो पहला नंबर, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एंड सो ऑन। और इसमें स्पेक्ट्रल सीरीज पूछी है कौन से रीजन में ये लाई कर रही होती है, तो बस सीक्वेंस में ही इनको आप ध्यान रख लेना, इनको सीक्वेंस में ही याद रख लेना। सबसे पहले वाली लाई करती है यूवी रीजन में, सबसे पहले वाली यूवी रीजन में लाई करती है, उसके बाद वाली विजिबल रीजन में लाई करेगी, और बाकी की तीनों जो है आईआर रीजन में, यानी कि इंफ्रारेड, ये बाकी की लास्ट की 3 इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। तो हमें बामर का पूछा था तो वो विजिबल रीजन, इसलिए मैंने आपको पहले ही उसे टिक करा दिया था। अगला देखिए, अब ये रिएक्शन है, और ये रिएक्शन में वही है आपका, ये इसमें कार्बन मिथाइल एसिटिलीन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है, ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है, और अगर हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन करवा दी, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही तो है CH3, मतलब ये R ग्रुप है, CH3MgCl, CH3MgCl, Mg में पॉजिटिव चार्ज होगा और CH3 में माइनस का चार्ज रहेगा। तो अब यहाँ से देखो आप, जो भी एसिडिक प्रोटॉन है यही एक्सचेंज होता है, ये CH3 का कुछ भी नहीं होगा, ये एसिडिक प्रोटॉन होता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, बिकॉज ये जो कार्बन है इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत हाई होता है, और जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर हाई है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा और उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन होता है ये एक एसिडिक प्रोटॉन होता है, इसमें चार्ज सेपरेशन हमें देखने को मिलेगा, H में पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सिमिलरली ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को जस्ट आपको एक्सचेंज करना है, दैट्स इट। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक्सचेंज करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर MgCl आकर जुड़ जाएगा। सिमिलरली H पॉजिटिव और CH3 माइनस जो है ये CH4, ये मीथेन गैस निकल जाएगी, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला आपको दिया ही नहीं है, ये CH3 आकर नहीं जुड़ रहा, ट्रिपल बॉन्ड और कहीं है नहीं, CH4 दूसरा प्रोडक्ट गिवन है तो हम इसको ही टिक करेंगे, दोनों में से एक ही जो प्रोडक्ट दिया है उसको ही हम फाइनल आंसर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करता? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN यानी कि इफेक्टिव
एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो होता है, अब इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में देखो, मैंगनीज कार्बोनिल Mn2CO का होल 10, मैंगनीज इसका अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और इनटू में 2, और कार्बोनिल 10 है और 1-2 डोनेट करता है, और इसमें मेटल मेटल लिंकेज भी तो होगी, मतलब मैंगनीज और मैंगनीज की लिंकेज भी तो होगी, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करिएगा, तभी आपको फाइनल आंसर सही मिलेगा। और अगर 2 यहाँ पर मेटल हैं तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दोनों के लिए कितना होगा, एक के लिए अगर 36 है तो 2 के लिए 72 होना चाहिए। तो जब काउंट करोगे तो मिलेगा क्या, 50 प्लस का 12 प्लस का 2, तो ये सॉल्व करके वैल्यू आपको ये 62, ये 60, ये कितनी आ जाएगी, ये 10, अच्छा यहाँ पे 20 होगी ना वैल्यू, ये वैल्यू तो 20 होगी, इसको करेक्ट कर लो, 50 प्लस का 20 प्लस का 2, 70 प्लस 2 72 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 मैग्नीज के लिए 72 ही होंगे ना, क्योंकि एक मेटल के लिए 36 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, तो 2 के लिए हो जाएंगे 72। सिमिलरली क्रोमियम, नेक्स्ट बी वाले में देखोगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्रोमियम मैग्नीज के जस्ट पहले आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 24 होगा, और यहाँ पर 6 कार्बोनिल हैं, तो 6 इंटू में 12, तो ये वैल्यू 24, अच्छा ये यहाँ पे 6 इंटू में 2 होगा ना, और ये 24 प्लस का 12, ये वैल्यू 36 के ही निकल के आएगी, 36 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सी देखो, वेनेडियम वाला है, तो ये आ जाएगा, इसमें ये क्रोमियम के जस्ट पहले आता है, दैट मीन्स 23, 6 इंटू में 2, तो 23 प्लस का 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 35 इलेक्ट्रॉन्स, 35 इलेक्ट्रॉन्स ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखो लास्ट वाला डी ऑप्शन, आंसर तो देखो यही मिल गया, क्योंकि यही जो है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं कर रहा। लास्टली आयरन वाले को भी देख ही लो, तो कार्बोनिल का होल 5, तो आयरन की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी इसमें 26 एटॉमिक नंबर और 5 इंटू में 2, तो ये 26 प्लस का 10 यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन काउंट इसमें भी निकल कर आ रहा है, 36 इलेक्ट्रॉन काउंट इसमें भी निकल कर आ रहा है। तो यहाँ सारे इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो कर रहे हैं एक्सेप्ट वेनेडियम। अगला देखिए, इसमें से व्हाट इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पर निकिल का क्लोराइड और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, तो ये होता तो वैसे पाई एक्सेप्टर लीगेंड है, अगर ये सारे लगे होते, अगर ये ऑल होते ना, अगर ऑल PPH3 होते लीगेंड्स, तब तो हम ये कह देते कि जो निकिल +2 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, लेकिन मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड कहने का मतलब कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता, मतलब कहने का कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता, लेकिन यहाँ पर ये 2 क्लोरीन हैं जो कि वीक फील्ड लीगेंड होते हैं, और 2 PPH3 हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होती हैं। रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वीक फील्ड के हिसाब से आपको हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा, हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन तो न्यूट्रल है, हमने पहले भी देखा था, और यहाँ क्लोरीन होता है एनायनिक, तो निकिल इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिलेगा, जो कि 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और 3D8 तो VBT लगानी है भाई आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाओगे 5, 6, 7 और 8, और ये हो गया 3D शेल, और ये 4S हो गई, और ये अगली वाली 4P शेल हो जाएगी। टोटल 4 लीगेंड्स, तो यहाँ अटैक करने के लिए अंदर की D तो खाली नहीं है, और जब अंदर की D खाली नहीं होती तो बाहर की S, P और ये 3, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन होता है। अगर ये हाई स्पिन की जगह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता
उस केस में ये अंदर वाली डी शेल खाली हो जाती और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता और तब स्क्वायर प्लेनर बनती। देखो ट्राइगोनल प्लेनर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होती है, तो ये तो पहले ही कटेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस गिवन कॉम्प्लेक्स इज 4। लीनियर तो वैसे भी क्या ही रहेगा, ये लीनियर तो तब रहती जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का केस बनता। स्क्वायर प्लेनर तब होती जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सारे के सारे आ जाते, तो ये नहीं होगी, ये रहेगा डी ऑप्शन। ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके साथ हमें ये भी कह दो इसको कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पर। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सीधा सिर्फ यूनिट से ही इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इन सभी में देखो वॉट तो नहीं, वॉट तो पावर के लिए होती है, एम्पियर होती है करंट के लिए। एम्पियर किसके लिए होती है? एम्पियर करंट के लिए होती है। देखो साइमन और ओम, ओम जो यूनिट होती है ये रेजिस्टेंस की होती है, ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस के, ये कंडक्टेंस के। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है ये तो एक तो ओम होती है या फिर ये साइमन इनवर्स भी होती है। तो इस हिसाब से जो कंडक्टेंस की यूनिट है वो साइमन ही निकल के आ जाती है, साइमन ही निकल के आ जाती है ओम रेजिस्टेंस की। इसका जस्ट उल्टा साइमन जो कि ओम इनवर्स भी आप लिख सकते हो, ओम इनवर्स भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या कहता है? चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड एट, तो ये सारे चार्ल्स लॉ, गेल यूसेक लॉ और आपने एक बॉयल्स लॉ, ये 3 लॉ पढ़े थे। तो ये तीनों की कंडीशन होती है, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब मेजर किया जाता है वो गेल यूसेक लॉ था, वो वाला जो लॉ था कांस्टेंट वॉल्यूम पे गेल यूसेक्स लॉ। अब स्पेलिंग मुझे ध्यान नहीं है, गेल यूसेक्स लॉ था, ये आप इसको थोड़ा सा समझ लेना। बाकी कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी मेजर नहीं किया गया था। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर लेते हो, इस केस में कहा था कि ये बॉयल्स लॉ वाला था, बॉयल्स लॉ दिया था कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और कांस्टेंट प्रेशर पे ही था चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ था कांस्टेंट प्रेशर पे, यही पूछा था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? भाई आजकल जो सबसे ज्यादा नीड है लोग, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे गुड जो सोर्स है विटामिन सी रिच होता है, तो सीधा सीधा विटामिन सी इसका आंसर कर दो। उसमें कार्बोहाइड्रेट से ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा रट्टाफिकेशन है इसमें, तो और क्या ही है एक्सप्लेन करने का। नेक्स्ट देखो, हाँ यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनर्ट गैसेस। तो जब हम डाउन इन अ ग्रुप आए, लाइन से लिखोगे अगर जितनी भी नोबल गैसेस हैं, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जब हम डाउन इन अ ग्रुप आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन जनरल आपको पता है कि डिक्रीज हो जाता है, बाहर वाली शेल्स पे न्यूक्लियस का चार्ज कम पहुंचता है। इसी वजह से नीचे आने पर जो रिएक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करती जाती है। क्यों? अब बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसमें उतना ज़्यादा होल्ड रही नहीं जाता है न्यूक्लियस का, तो वो थोड़ा बहुत फ्री हो जाता है एज कंपेयर टू ऊपर वाले आयंस। तो इसी वजह से आपने देखा होगा जिनॉन की तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले कंपाउंड्स नोन है, जिनॉन की रिएक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे जैसे एटम्स का साइज बढ़ता जाता है उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है, तो डाउन इन अ ग्रुप आने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज करती चली जाएगी। और यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर ही पूछा था, अच्छा तो स्टेबिलिटी पूछी है ना, तो अगर जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज कर रही है तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, बिकॉज रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर नीचे आने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है दैट मीन्स स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें हम, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो नीचे आने पर घट जाएगी, तो ये ट्रेंड रहेगा। ऑप्शंस में क्रिप्टॉन, जिनॉन और ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और ऑर्गन 3 ही एलिमेंट्स को लिया है, क्रिप्टॉन, जिनॉन और ऑर्गन, ये 3 एलिमेंट्स। तो ऑर्गन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जिनॉन की सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा, ऑर्गन, क्रिप्टॉन एंड देन
xenon। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये एफ ब्लॉक से है, लैंथेनाइट के रिगार्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मतलब रिड्यूसिंग पावर की बात करी है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर, या फिर कह लो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो एफ ब्लॉक की जो 4F लैंथेनाइट की सीरीज होती है, 3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नोन है, 3 इसमें 3 ही नोन है रिड्यूसिंग एजेंट, और स्पेशली यहां पर लैंथेनाइट्स की बात हो रही है, यहां पर लैंथेनाइट्स की बात हो रही है, तो 3 सबसे ज्यादा नोन है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यही 3 जो हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी कोई यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ये 4F में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4F में 14 और यहाँ पर 4F में 7 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का तो समझ में आता है, इन दोनों का तो समझ में आता है कि यहाँ पर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड होने की वजह से ये स्टेबल होगा, इसीलिए ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये एबनॉर्मली स्टेबल होता है, इसका कोई रीजन नोन नहीं है, एबनॉर्मली बस ये एग्जिस्ट कर जाता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ था। अब इसके अलावा ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल दिमाग में नोट डाल के लिख लो कि जितने भी लैंथेनाइड आयंस हैं, लैंथेनाइड्स वाले जितने भी हैं, यानी कि 4F सीरीज जो है, इनके ऑल एलिमेंट्स जितने हैं सारे के सारे, कोई एक ऐसा भी एक्सेप्शन नहीं है, ऑल एलिमेंट्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये मोस्ट कॉमन भी होती है एंड मोस्ट स्टेबल भी होती है। ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, मतलब कॉमन होने का कि हर एक एलिमेंट में एग्जिस्ट करेगी, और मोस्ट स्टेबल का मतलब है हर एक एलिमेंट में एग्जिस्ट करने के साथ साथ वो उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहेगी। हर एक लैंथेनाइट, 14 लैंथेनाइट्स हैं तो 14 के लिए ही +3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी। तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है भाई, इसलिए मैंने कहा नोट डाल के लिख लो। तो अगर हमने यहाँ पर जो डेटा लिखा था, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, ये आयंस दिए तो +2 में है, तो ये अपने आप को रेडली कन्वर्ट करेंगे अपनी जो मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन है उसमें। तो अगर आप देखो ये दोनों तो कंपैरेटिवली, अगर हमें यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर देखना हो तो हम कैसे निकालें, रिड्यूसिंग पावर का अगर ऑर्डर देखना हो तो निकालोगे कैसे, ये ऐसे निकालेंगे कि आप एक बात खुद सोचो, ये कन्वर्ट कहाँ होकर जाएंगे, ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होंगे, ये भी अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर जब बताओगे तो ये हम कैसे निकालें, जो जितना फास्ट प्रोसेस होगा वही उतना बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब +2 से +3 में कन्वर्जन जितना जल्दी होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्पीड में होगा ये हम ऐसे पता लगाएंगे, देखिए ये दोनों तो फिर भी कुछ ना कुछ फैक्टर से स्टेबल हो रहे हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, इसमें हाफ फिल्ड है, इसमें फुली फिल्ड है, लेकिन ये एबनॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा है, और 4F6 जो है ये तो अनस्टेबल है भाई, इसमें तो कोई स्टेबिलिटी का पैरामीटर ही लाई नहीं करता। तो जो अनस्टेबल है वो अपनी मोस्ट स्टेबल +3 में जाने के लिए ज़्यादा बेताब होगी, और ये फास्टेस्ट प्रोसेस होगा। ये भी जाएंगे लेकिन कंपैरेटिवली उसके बाद में, क्योंकि अभी जहाँ पर है स्टेबल है उससे भी स्टेबल स्टेज है, लेकिन ये अभी ही अनस्टेबल में है तो ये तुरंत भागेगा, तो इसी वजह से जो तुरंत भागेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर रखेगा, तो सबसे फास्टेस्ट हो जाएगी सेमेरियम +2 की। इन दोनों में से YB इटर्बियम +2 की ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो ज़्यादा हो रहा होता है, दैट्स वाई इन दोनों की ज़्यादा होती है और यूरोपियम की लीस्ट निकल कर आती है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, और ये तो CSIR नेट लेवल का यहाँ पे उसने क्वेश्चन ये उसमें पूछा जा चुका है। ऑप्शंस देखो, सेमेरियम की तो सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन EU और YB की में से YB की ज़्यादा निकल के आएगी। C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, C ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन Cl2O7,
ये Cl2O7 सीधा सीधा यहाँ पे पर क्लोरेट, यहाँ पे पर क्लोरेट के लिए निकालनी है तो 2x मान लिया, इसकी x है तो 2x, 7 ऑक्सीजन है, एक की -2 और ओवरऑल 0 है, कैलकुलेट कर लेना तो x यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल के आएगी, तो बस सीधा आंसर है +7। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर पूछा है कि मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन जब एडिनाइन को बीटा डी राइबोस के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा। तो एडिनाइन और जो ये बीटा डी राइबोस है ये एक शुगर है, और जो एडिनाइन है ये है एक न्यूक्लिक एसिड, सॉरी हाँ ये वाला ये एसिड है, ये दोनों, अच्छा ये बेस है नाइट्रोजनेस, ये एडिनाइन जो है नाइट्रोजनस बेस है। तो जब नाइट्रोजनस बेस राइबोस शुगर के साथ कंबाइन करता है ये एडिनाइन का फॉर्मेशन करता है, सॉरी एडिनोसिन का फॉर्मेशन करता है। जब राइबोस शुगर कंबाइन करती है एडिनाइन के साथ तो एडिनोसिन का फॉर्मेशन होता है। एडिनोसिन मतलब ये आप वो याद करो आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये वही है। और इसी तरीके से जो डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन बना है ना, ये यही सेम कंबाइन करेगा इसमें एडिनाइन, और साथ में यहाँ पे बीटा डी राइबोस कंबाइन करी थी, और जो डीऑक्सी राइबो, यहाँ पे डीऑक्सी नाम है तो यहाँ पर कंबाइन कर जाती है बीटा डी डीऑक्सी राइबोस, और इससे मिलता है आपको यही, और ये क्या बन जाता है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वही है, उसके उल्टे सीधे कर दिए हैं बस। तो यहाँ पर आपको राइबोस दिया था तो आंसर एडिनोसिन है, अगर डीऑक्सी राइबोस दे देता तो आंसर हो जाता डीऑक्सी एडिनोसिन। और ये जो थायमीन और गुआनिन है ना, ये तो दोनों नाइट्रोजनस बेस हैं, ये सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस है, इसमें कोई शुगर कंटेंट नहीं होता, तो ये तो इस कैटेगरी से ही आउट हो गए, इस कैटेगरी से ही बाहर हो जाएंगे। सो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, pH 10 टू द पावर माइनस का 9 मोलर HCl सॉल्यूशन के लिए क्या रही होगी। देखो अब जैसे कि यहाँ पर ये कंसंट्रेशन बहुत कम है, कंसंट्रेशन लेस देन 10 टू द पावर माइनस का 6 है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, ये जो HCl का सॉल्यूशन होगा, ये अगर कुछ नहीं दिया है तो हम सॉल्यूशन को वाटर के साथ एज्यूम करोगे, तो जो भी H+ का कंसंट्रेशन होगा ये हम HCl H+ जो HCl से आएंगे वो भी इसको एज्यूम करोगे, और जो H पॉजिटिव आयन वाटर से आएंगे दोनों को ही एज्यूम करके आपको H+ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डाइल्यूट है तो H+ का कंट्रीब्यूशन भी आप इक्वली देख पाओगे। तो जब HCl की बात आएगी तो यहाँ से मिलेगा 10 टू द पावर माइनस का 9 कंट्रीब्यूशन, और वाटर में तो आपको पता है pH 7 होती है, 10 टू द पावर -7 हो जाएगा इसके लिए कंट्रीब्यूशन। तो ऐड करो इसे, कैसे लिख सकते हो, ये लिखा जा सकता है 0.01 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -7। अब यहाँ पे 1 तो इमेजिन करा जा ही सकता है, ये लिखा जा सकता है 0.01 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये ओवरऑल आप लिख सकते हो 1.01 इंटू 10 टू द पावर -7, ये H+ का कंसंट्रेशन हो गया। अब यहाँ से इसके बाद सीधा pH निकाल लो इसके बेसिस पे, pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ये बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ 1.01 इंटू 10 टू द पावर -7। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं, एक लिख लो नेगेटिव लॉग ऑफ 1.01, और इसी में ही जब हम दूसरा लॉग लिखें ऐसे लिख दो नेगेटिव लॉग ऑफ, जैसे मान लो आपने लिखा तो इसको प्लस में ही, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस था तो माइनस तो आएगा ही, 10 टू द पावर -7। अब ये वैल्यू सॉल्व होगी, इतनी सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू तो 7 मिल जाएगी, तो ऐसे लिख सकते हो 7 माइनस लॉग ऑफ 1.01। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ओवरऑल वैल्यू आपको कम मिलेगी, और यहाँ पे कुछ 0.001 ऐसी वैल्यू आएगी, और सॉल्व करने पे 6.997 अप्रॉक्स हमें मिल जाएगी इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ pH।
तो 6.997 वैल्यू मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ, अच्छा मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये तो सेंटेंस ही टेढ़ा मेढ़ा सा। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा होगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अलग ट्रेंड होता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर में वही सेम चीज़ जाएगी। डाउन इन अ ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीज कर जाती है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा दैट इज फ्लोरीन। ये है मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये फंक्शन करेगा। और यहीं पर आयोडीन जो होगा ये मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसमें रिएक्शन चलती कैसे है, ये I माइनस जो है, I माइनस ये I2 में कन्वर्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। ऐसे दो I माइनस लगेंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। तो ये करता क्या है, ये I2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी I2 फॉर्म स्टेबल होती है। -1 से ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि जो फ्लोरीन होता है इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करने की और F माइनस में कन्वर्ट करने की खुद को, इसकी F माइनस फॉर्म स्टेबल होती है, तो इसीलिए ये F2 से रेडली कन्वर्ट हो जाता है F माइनस में। ये 0 से -1 जाता है, खुद का रिडक्शन कराता है और रिडक्शन करवाता है, तो F2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने लगता है और डाउन इन अ ग्रुप यही पावर घटने लगती है। तो ऑप्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो जाएगा करेक्ट ट्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी सारी नोबल गैसेज ही हैं, तो हीलियम से स्टार्ट करें, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो वही जनरल पीरियोडिक ट्रेंड्स कि नीचे ग्रुप में आने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो वही आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करने लगती है। तो ये जो ट्रेंड है ये ऐसा आ जाएगा, नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटने लगेगी, ये वैल्यू घटने लगेगी। तो सबसे ज़्यादा हीलियम, नियॉन, फिर ऑर्गन और फिर क्रिप्टॉन, तो यही हो जाएगा। अच्छा क्रिप्टॉन से हीलियम की सबसे ज़्यादा होगी, हीलियम, नियॉन, फिर ऑर्गन की आएगी, क्रिप्टॉन नहीं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन और फिर क्रिप्टॉन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ट्रेंड, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ट्रेंड। अगला क्वेश्चन है, यूटेक्टिक मिक्सचर इन अ बाइनरी सिस्टम हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम। फेस इक्विलिब्रिया से क्वेश्चन है। यूटेक्टिक मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है, 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बराबर होता है C माइनस P प्लस का 2। और यहाँ पे ये दो कंपोनेंट्स जो हैं, पूछा है कि मिक्सचर में बाइनरी सिस्टम, तो इस मिक्सचर में जो भी यूटेक्टिक मिक्सचर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यूटेक्टिक पॉइंट पे ही निकालेंगे। और यूटेक्टिक पॉइंट में जैसे अगर मान लो दो कंपोनेंट्स हैं और दो कंपोनेंट्स मान लो एक A है और एक B है, तो A वाला उसके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये मतलब यूटेक्टिक पॉइंट पे A सॉलिड इक्विलिब्रियम में होता है, B सॉलिड का मिक्सचर भी उसमें प्रेजेंट होता है और ये तीनों लिक्विड फेज से इक्विलिब्रियम में होते हैं। तीनों फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कहने का मतलब कि फेज की नंबर ऑफ फेजेस की वैल्यू P की वैल्यू 3 आएगी। कंपोनेंट्स 2 हैं, फेजेस 3 हैं प्लस का, अच्छा हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और, ये इसमें आपको
अपग्रेडेड वर्जन यूज करना पड़ता है, C माइनस पी और इसमें प्लस का 1, C माइनस पी प्लस का 1, क्योंकि इस केस में एक जो पॉइंट है गैसियस वाला वो हमने ऑलरेडी फ्रीज कर दिया है, तो इसमें C माइनस पी प्लस 1 वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं और ये वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि इनवेरिएंट सिस्टम है, इनवेरिएंट सिस्टम हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ही 0 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, इसमें व्हाट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो ये है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये क्या कहता है, विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise of temperature, rate of reaction डबल हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या होगी, इंक्रीजेस बाय 2 फोल्ड्स, इंक्रीजेस बाय 2 फोल्ड, इक्विलिब्रियम में नहीं आती, डिक्रीज नहीं होती, नो चेंज भी नहीं होता। अगला देखो, अब यहाँ रिएक्शन आपकी साइक्लोहेक्सेनोन की डाईअज़ोमीथेन के साथ कराई है, प्रोडक्ट पूछा है क्या होगा, ये है साइक्लोहेक्सेनोन डाईअज़ोमीथेन, डाईअज़ोमीथेन यानी कि CH3 और N डबल बॉन्ड N, ऐसा ही सिस्टम होगा, और हाँ N ये से यहाँ पे ये डाईअज़ोमीथेन बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये रिंग एक्सपेंशन वाला केस होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग एक्सपेंशन होने के साथ, रिंग एक्सपेंशन होने के साथ ये जो रिंग है 7 मेंबर की बन जाती है, और यहाँ पे साइक्लोहेप्टेनोन का फॉर्मेशन हो जाता है, साइक्लोहेप्टेनोन का फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर, देखो पहली चीज की कि साइक्लोहेक्सेन रिड्यूस तो होगी नहीं सैचुरेटेड में, हेप्टेन नहीं, साइक्लिक रिंग तो कभी बनी ही रहेगी ना, साइक्लिक रिंग तो इसमें बनी ही रहेगी, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ मिसिंग है। इसमें बनता क्या है, साइक्लोहेक्सीन लिखा है लास्ट में, इसको चेंज कर लो, साइक्लोहेप्टेनोन बनता है, साइक्लोहेक्सीन भी नहीं, इसमें ये हेक्सेन लिखा है, यहाँ पे साइक्लोहेप्टेनोन बनता है, साइक्लो, ये चेंज कर लो, साइक्लोहेप्टेनोन, ये हो जाएगा अब राइट आंसर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉन्डर वॉल इक्वेशन में प्रेशर करेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो जब प्रेशर करेक्शन होता है ये ऐड करते हो आप, तो जो प्रेशर आइडियल है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रेशर रहा होता है, मतलब जो भी प्रेशर हमारे पास ऑब्जर्व्ड होता है, जो भी प्रेशर ऑब्जर्व होगा उसमें करेक्टेड टर्म करते हैं, विच इज व्हाट, AN स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर, यही ऐड करते हो, तो इसका जो इक्वेशन आती है P आइडियल इज इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड प्लस ये क्या है, करेक्टेड टर्म है ना, यही तो है करेक्शन, क्या है ये, प्रेशर करेक्शन है, प्रेशर करेक्शन है, तो इसको ही फिर हम करेक्टेड टर्म कह देते हैं, इसको ही करेक्टेड टर्म भी आप कह देते हो, और ये आंसर हो जाएगा P आइडियल P ऑब्जर्व, उसमें ऐड करना है करेक्टेड टर्म को, तो ऑप्शंस देखो, आइडियल में से ऐड करोगे ऑब्जर्व्ड प्लस करेक्टेड, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाईएस्ट किसके लिए होगी, HF के लिए, HH तो यहाँ पे चलो इसका कोई भी चेंज है ही नहीं, मतलब डाइपोल मूवमेंट ही 0 है, तो इसके लिए तो बहुत ही कम एनर्जी लगेगी, और इन सभी में HF, HCl और HBr में, तो इनमें से आप देख सकते हो ये मोस्ट आयोनिक है, ये क्या है, आयोनिक कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा है, मतलब कि जो भी डाइपोल मूवमेंट है इसका
हाईएस्ट है, इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है इसका, और डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है इसका, तो यानी कि इस बॉन्ड में जब ये देखो हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, जब ये दोनों एटम्स, जब एक हाइड्रोजन और फ्लोरीन अपने एलिमेंटल गैसियस फॉर्म्स में आकर कंबाइन किए होंगे, तो इन दोनों को फॉर्म करने पे हाईएस्ट एनर्जी किस में निकली होगी, तो जब ये दोनों हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में आकर अपनी एलिमेंटल गैसियस फॉर्म में कंबाइन किए होंगे तो हाईएस्ट एनर्जी निकलती है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है, इसीलिए इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये मोस्ट नेगेटिव में मोस्ट होती है। नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू, मतलब नेगेटिव में सिर्फ इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, वही हमें ज़्यादा चाहिए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी ही हो जाएगी और नीचे आने पर घटेगी, और सबसे कम एच की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, ऑलमोस्ट आपका पेपर कंप्लीट ही होने वाला है, क्योंकि जो केवीएस में तो आपके फिर भी ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे, 100 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन एनवीएस में सिर्फ 60 क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लेवल भी देख लो उससे भी कम ही लेवल का है। सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये भी मेन ग्रुप की डायरेक्ट रिएक्शन है जो आपको सीधे सीधे ध्यान रखने वाली है। 3 हाइड्रोजन्स जब कंबाइन करेंगे तो ये बोरॉन सीधा सीधा निकल जाएगा, और 3 HBr, 3 नहीं अब तो बल्कि इनफैक्ट 6 HBr मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। इसमें 6 HBr मॉलिक्यूल्स का जनरेशन हो जाएगा, मतलब बोरॉन और HBr बनाना है, बोरॉन बनाना है, HBr बनाना है, जो कि ए ऑप्शन में ही गिवन है। बस सीधी रिएक्शन है मेन ग्रुप केमिस्ट्री की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और ये रहा, इसमें डी ब्रोगली रिलेशन पूछी है। डी ब्रोगली इसमें रिलेशन वेवलेंथ की जो होती है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला देख लो। डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि जो लैम्डा होता है, दिस इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, यही फॉर्मूला होता है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, एच होता है इसमें प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, और जो p होता है दिस इज लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम होता है। और जो प्लांक्स कांस्टेंट है, ये h की जो वैल्यू होती है ये फिक्स है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और जो p है इसको आप एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो, यानी कि p बराबर होता है मास इंटू में वेलोसिटी, तो ऐसे भी आप इलेबोरेट करके लिख सकते हो। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसमें m मास होता है, v वेलोसिटी वाला फैक्टर होती है, हमें h और p के टर्म्स में था, तो लैम्डा बराबर h अपॉन में p, ये रही सी इक्वेशन करेक्ट, सी इक्वेशन करेक्ट होगी इस केस में। अगला देखिए, अब इसमें सारे के सारे बोरॉन हाइड्रोजन के सिस्टम्स गिवन हैं, और बोरेन्स हैं सारे। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरेन्स, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास देखिए इन सभी में जब आप देखोगे सबसे ज़्यादा बोरॉन कहाँ है, B6H10 में, तो B6H10 में सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का होगा। अब आप देखो B5, ये 2 B5 के सिस्टम है और एक B4 का है, तो जो 2 5 वाले हैं इनमें हाइड्रोजन्स डिफरेंट है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, तो ये आ जाएगा B5H11 वाला, उसके बाद B5H9 वाला, और यहाँ पे सबसे कम बोरॉन एटम्स हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम हो जाएगा B4H10 के लिए, सबसे कम मॉलिक्यूलर मास, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम, सीधा डायरेक्टली रिलेटेड होता है मॉलिक्यूलर मास से बॉइलिंग पॉइंट। ये ऑर्डर देख लिए कहाँ मैच कर रहा है, तो ऑर्डर अगर आप देखो कहाँ मैच कर रहा है, B6H10 हाईएस्ट होना चाहिए, B6H10 हाईएस्ट होना चाहिए, यहाँ हाईएस्ट है, फिर B5H11 है, फिर लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पे पलट दिया तो ये कट जाएगा।
अब देखो यहाँ पे B6 है, H11 वाला दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे B5H11 है, B5H9 है और B4H10, यही करेक्ट हो जाएगा बोरॉन और हाइड्रोजन्स के एटॉमिक मास में, इसमें मॉलिक्यूलर मासेस के बेसिस पे। सो ऑप्शन नंबर सी मॉलिक्यूलर मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, वही करेक्ट होगा। और इसमें यही है लास्ट क्वेश्चन, ये पहुंच गए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे एनवीएस के वो कंप्लीट कर लिए हैं इन डिटेल। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस समझ में आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।